गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल बच्चों? सब बढ़िया। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक बच्चा है रामलाल और ये दूसरा बच्चा है श्यामलाल। ये दोनों क्लासमेट थे। आज इन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास आउट कर लिया। अब ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कौन सा कोर्स करें जिससे ये 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकें। अभी अभी इन्होंने 12th पास करी है तो इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि ये कौन सा कोर्स करें जिससे ये 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकें। तो दोनों ने डिसाइड करा कि ये दोनों अपने अपने फादर से क्या करेंगे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। अब रामलाल अपने फादर के पास गया। ये रामलाल के फादर हैं। रामलाल के फादर एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो बिल्डिंग बनाने के ठेके लेते हैं। जो बिल्डिंग बनाने का ठेका लेते हैं उन पर्सन को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है। अब रामलाल अपने फादर के पास गया और उन्होंने बोला कि पापा मैंने आज 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया है। अब आप मुझे बताओ कि मैं फ्यूचर में कौन सा कोर्स करूं जिससे मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकूं। रामलाल ने क्या बोला कि पापा मैं फ्यूचर में कौन सा कोर्स करूं जिससे मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकूं। रामलाल के फादर ने पूछा कि बेटा आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करना है या फिर कमाई करना है? तो रामलाल ने कहा मेरे को तो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। आप जो कोर्स बोलोगे मैं वो कोर्स कर लूंगा। तो इसके फादर ने बोला रामलाल अगर तेरा ऑब्जेक्टिव 1 लाख पर मंथ कमाना है तो एक काम कर, कल से तू मेरे बिजनेस में आ जा। इनके फादर ने क्या बोला कि रामलाल एक काम कर, कल से तू मेरे बिजनेस में आ जा, 2-3 साल मेरे अंडर रहे, सारा काम सीख ले, 2-3 साल के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और सारा बिजनेस तेरे को दे दूंगा और तू आराम से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लेगा। तो रामलाल को जब इसके फादर ने बोला कि तुम मेरे बिजनेस में आ जाओ, 2-3 साल मेरे अंडर रहो, काम सीखो और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, आप बिजनेस को टेक ओवर कर लेना और फ्यूचर में 1 लाख पर मंथ कमा लोगे, तो रामलाल क्या डिसाइड करेगा कि अब वो फादर के बिजनेस में जाए या ना जाए? बताओ बच्चों क्या करेगा वो? रामलाल ने डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेगा। क्या करेगा बच्चों? अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अब वो कल से फादर के साथ जाएगा, उनके काम को देखेगा, बिजनेस को देखेगा। अब वो आगे पढ़ाई नहीं करेगा। 2-3 साल अपने पापा के साथ रहकर रामलाल सारा बिजनेस सीख लेगा। देन फादर रिटायरमेंट ले लेंगे और रामलाल बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा और रामलाल कितना कमाएगा? 1 लाख रुपए पर मंथ। अब रामलाल का तो डिसाइड हो गया कि वो क्या करेगा, पापा के बिजनेस में जाएगा। अब रामलाल ने फोन करा श्यामलाल को कि भाई मैंने अपने पापा से बात करी, मेरे पापा ने बोला है कि तुम बिजनेस में आ जा और 2-3 साल काम सीख ले, देन मैं रिटायर हो जाऊंगा, तू बिजनेस को टेक ओवर कर लियो और 1 लाख पर मंथ आसानी से कमा लेगा। तो भाई मैं अब आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? बिजनेस करूंगा। ये बात रामलाल ने किसको बोली? श्यामलाल को। अब श्यामलाल को ये बात सुनकर खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। क्यों? अब श्यामलाल सोच रहा है मन ही मन में कि मेरा ही दोस्त रामलाल, उसका तो करियर सेटल्ड हो गया। भाई 2-3 साल के बाद अब वो कितना कमाएगा? 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। तो रामलाल का बिजनेस सेटल्ड हो गया। अब श्यामलाल सोच रहा है मैं क्या करूं। श्यामलाल के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अब वो शाम को ऑफिस से आए तो श्यामलाल अपने पापा के पास गया और उसने पापा को बताया कि रामलाल क्या कर रहा है। अब पापा आगे पढ़ाई नहीं करेगा रामलाल, वो अपने फादर के बिजनेस में जाएगा और 2-3 साल वहां काम सीखेगा और देन उसके फादर रिटायरमेंट ले लेंगे और रामलाल बिजनेस टेक ओवर कर लेगा।
ये सारी बात श्यामलाल ने अपने फादर को बता दी। ये सारी बातें श्यामलाल ने अपने फादर को बताई और श्यामलाल उदास चेहरे से अपने फादर से पूछता है कि रामलाल का तो करियर सेटल्ड हो गया, मैं क्या करूं, मुझे भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। तो श्यामलाल के फादर ने रिप्लाई करा कि बेटा देख, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, अगर मैं जॉब छोड़ भी दूं तो भी गवर्नमेंट मेरी जगह तुझे अपॉइंट नहीं करेगी। साथ साथ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे एक अच्छे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करा के दे सकूं, तो आप ही को कुछ करना होगा। श्यामलाल के फादर ने क्या बोला कि वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो जॉब छोड़ भी दें तो गवर्नमेंट श्यामलाल को जॉब नहीं देगी। साथ साथ उनके फादर ने, श्यामलाल के फादर ने यह भी बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको एक अच्छे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करा के दे सकूं, तो श्यामलाल आपको खुद ही कुछ करना होगा। श्यामलाल ये बात सुनकर और उदास हो गया। फिर श्यामलाल के फादर ने बोला कि श्यामलाल, मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूं, अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है फ्यूचर में, तो आप क्या करो, या तो सीए करो या सीएमए करो, या तो आप सीए करो या क्या करो, सीएमए करो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर लेते हो तो आप फ्यूचर में 1 लाख रुपए पर मंथ वेरी इजीली अर्न करोगे। फ्यूचर में 1 लाख रुपए पर मंथ वेरी इजीली अर्न करोगे। ये बात श्यामलाल के फादर ने श्यामलाल को बताई। अब श्यामलाल के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मैं भी क्या कर सकता हूं, 1 लाख पर मंथ कमा सकता हूं, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना होगा, सीए या फिर सीएमए पास करना होगा। अब श्यामलाल के आगे ये दिक्कत है कि वो सीए करे या फिर सीएमए करे। तो श्यामलाल ने एक रिसर्च करा और देन डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, सीएमए करेगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, श्यामलाल ने डिसाइड करा कि वो क्या करेगा, सीएमए करेगा। अब 4 साल कड़ी तपस्या करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद श्यामलाल ने सीएमए पास कर लिया। जैसे ही सीएमए पास करा, श्यामलाल ने सीधा जॉब ज्वाइन कर ली एमएनसी कंपनी के अंदर। अब वो एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आज उनको जॉब करते हुए 7 साल हो गए, 7 ईयर कंप्लीटेड हो गए आज जॉब करते हुए। और इस पीरियड में श्यामलाल ने कितना फंड इकट्ठा कर लिया, 50 लाख रुपए। श्यामलाल ने 7 साल में कितना इकट्ठा कर लिया, 50 लाख रुपए। अब जरा ध्यान से सोचो, श्यामलाल के फादर ने एडवाइस कब करा था श्यामलाल को, आज से 11 साल पहले। क्योंकि 4 साल तो श्यामलाल ने सीएमए बनने में लगाए और सीएमए बनने के बाद 7 साल जॉब में लगा दिए। तो 4 साल सीएमए, 7 ईयर जॉब, तो टोटल कितना हो गया, 11 साल। तो यानी 11 साल के बाद आज श्यामलाल के पास कितना पैसा है, 50 लाख रुपए। अब इन द मीन टाइम श्यामलाल के जो फादर थे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। वो अपनी जॉब से क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। और आपको पता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई रिटायर्ड होता है तो उसे एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के ऊपर। ये बात तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड होता है तो उसे रिटायरमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट रिसीव हो जाता है। तो श्यामलाल के फादर ने जो अमाउंट रिसीव हुआ था उससे एक वैकेंट लैंड खरीद ली। उससे एक क्या करा, वैकेंट लैंड खरीद ली। और खरीदने के बाद श्यामलाल को बताया कि मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मुझे जो फंड मिला था मैंने उससे क्या करा है, लैंड खरीद ली है। अब श्यामलाल के पास अचानक से माइंड में एक आइडिया आया। श्यामलाल ने सोचा कि फादर ने लैंड तो खरीद ली है और मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, 50 लाख रुपए। तो श्यामलाल के माइंड में आइडिया आया, क्यों ना इस लैंड के ऊपर एक आलीशान बिल्डिंग बनवाई जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल श्यामलाल भी क्या है,
सीएम में है, उसका भी कोई स्टेटस है, तो उसने कहा अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मैं इस वैकेंट लैंड के ऊपर क्या करूंगा, बिल्डिंग बनवाऊंगा। तो श्यामलाल ने डिसाइड करा कि वो इस तरह की कुछ बिल्डिंग बनवाएगा। ये बिल्डिंग, ये आलीशान बिल्डिंग वो क्या करेगा, जो फादर ने लैंड खरीदी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करवाएगा। श्यामलाल नेक्स्ट डे अपनी क्या हुआ, कंपनी में गया। नेक्स्ट डे श्यामलाल कंपनी में गया और उसने अपने दोस्तों से बात करी कि मेरे फादर ऐसे ऐसे अब रिटायर हो गए हैं, जो फंड मिला था उन्होंने उससे लैंड खरीदी है, मैं अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनवाना चाहता हूं। तो श्यामलाल के एक दोस्त ने बोला कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानता है। तो श्यामलाल ने बोला कि आप मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलवा सकते हो। तो श्यामलाल के दोस्त ने बोला ऑफ कोर्स मैं आपको मिलवा दूंगा। तो श्यामलाल ने क्या करा, अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्टर से मिलने का डिसीजन लिया और टाइम निकालकर श्यामलाल और उसका दोस्त कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि वो जो लैंड है उसका एरिया कितना है, बिल्डिंग कितनी बढ़ेगी, क्या डिजाइन होगा, कितने फ्लोर होंगे, सारा कुछ श्यामलाल ने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया। और देन श्यामलाल ने पूछा भाई आप बताओ फाइनली कितना आप चार्ज करोगे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि सर मटेरियल लेबर सब कुछ मेरा होगा, आप मुझे क्या करना, आप मुझे 45 लाख रुपीस दे देना। तो कॉन्ट्रैक्टर ने फाइनल प्राइस दे दिया अपना, फाइनल प्राइस दैट इज आर्गुमेंट के बाद, नेगोशिएशन करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने फाइनल प्राइस दे दिया श्यामलाल को कि सर मैं 45 लाख रुपीस चार्ज करूंगा, जिसमें मटेरियल भी मेरा होगा, लेबर भी मेरी होगी, और जो बिल्डिंग का डिजाइन आपने दिया है बिल्कुल एज इट इज बिल्डिंग मैं आपको रेडी करके दूंगा, बिल्कुल एज इट इज बिल्डिंग मैं आपको रेडी करके दूंगा। बट कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए चार्जेस कितना ले रहा है, 45 लाख। तो श्यामलाल ने बोला ठीक है मैं अपने फादर से क्या करके डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। अब श्यामलाल और उसका दोस्त कॉन्ट्रैक्टर के वहां से चले गए, दोस्त अपने घर चला गया, श्यामलाल अपने घर आ गया। श्यामलाल ने घर आने के बाद अपने पेरेंट्स को बताया, अपने फादर को बताया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर से मिला था और वो जो वैकेंट लैंड आपने खरीदी है उसके ऊपर बिल्डिंग बनवाना चाहता है। इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर से भी मिला और कॉन्ट्रैक्टर ने 45 लाख रुपए मांगे हैं। तो फादर ने श्यामलाल को याद कराया कि एक काम करो, आपके बचपन का दोस्त है रामलाल, वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, एक बार क्यों ना आप उसकी भी एडवाइस ले लो। श्यामलाल को बात सही लगी कि भाई उसका बचपन का दोस्त रामलाल वो भी क्या है, आज कॉन्ट्रैक्टर है, क्यों ना उसके पास चल के भी एडवाइस ले लें कि वो कितना पैसा चार्ज करेगा। तो श्यामलाल ने फादर से कहा कि आप बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हो, मैं कल पक्का रामलाल के पास जाऊंगा। अब नेक्स्ट डे श्यामलाल चला गया किसके पास, रामलाल के पास, और दोनों मिले, एक दूसरे का हाल बताया। श्यामलाल ने पूरी स्टोरी बताई कि उसने सीएम में करी, जॉब करी, फादर रिटायर हो गए, लैंड खरीद लिया, अब वो बिल्डिंग बनवाना चाहता है। तो रामलाल ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा बिल्डिंग, कोई इशू नहीं है। तो श्यामलाल ने बता दिया कि एरिया कितना है, डिजाइन क्या होगा बिल्डिंग का, सब कुछ श्यामलाल ने रामलाल को बता दिया। रामलाल ने कहा ठीक है मैं आपके लिए क्या करूंगा, बिल्डिंग बना दूंगा। तो श्यामलाल ने पूछा भाई चार्जेस क्या लोगे। तो रामलाल कहता है मटेरियल मेरा लगेगा, लेबर मेरी होगी, सिर्फ आप मुझे 50 लाख रुपए दे देना। रामलाल क्या बोल रहा है, आप मुझे कितना दे देना, 50 लाख रुपए। अब आप बताओ बच्चों, श्यामलाल को यह बात सुनकर दुख, क्रोध आएगा या नहीं आएगा। भाई श्यामलाल अपसेट भी होगा और एंगर भी होगा कि बाहर वाला 45 लाख रुपए मांग रहा है, तू मेरा दोस्त होके कितना मांग रहा है, 50 लाख रुपए। तो आखिरकार श्यामलाल को गुस्सा आ ही गया
और उसने गुस्से में आके रामलाल को बोला, रामलाल तेरे पास आने से पहले मैं किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास भी गया था, वो 45 लाख मांग रहा था, पर मेरे को ध्यान में था कि रामलाल तू मेरा दोस्त है बचपन का, जब बाहर वाला 45 लाख मांग रहा है तो तू 45 लाख रुपए से कुछ कम लेगा। मैं तो सोच के आया था तू 42 लाख रुपए 42 लाख रुपीज में मेरे लिए बिल्डिंग तैयार कर देगा, लेकिन तूने तो दोस्ती तोड़ दी, तूने तो बाहर वालों से ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करने की कोशिश करी है। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म रामलाल, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा आज के बाद। ये सारी बातें सुन के रामलाल के क्या हो गए, आंखें खुल गई। रामलाल की आंखें खुल गई और उसने श्यामलाल से माफी मांगी जाके, दोस्त मुझे माफ कर दे, मैं दोस्ती भूलकर सिर्फ बिजनेस देख रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, श्यामलाल मुझे माफ कर दे, मैं वचन देता हूं कि तेरी बिल्डिंग में 42 लाख जो तू चाहता था मैं 42 लाख में बना के दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। तो रामलाल क्या कर रहा है, अब उसको मना रहा है, उससे माफी मांग रहा है। बहुत देर मनाने के बाद श्यामलाल एग्री हो गया कि ठीक है 42 लाख में रामलाल तू मेरे लिए क्या करेगा, बिल्डिंग बना के देगा। और जब ये दोनों के बीच में सलाह हो गई तो दोनों ने डिसाइड करा कि अब वो क्या करेंगे, बैठ के चाय पियेंगे और देन आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर गुस्सा खत्म हो गया, दोनों में क्या हो गई बच्चों, फिर से दोस्ती हो गई। अब ये डिसाइड हो गया, एग्रीमेंट बन गया कि रामलाल श्यामलाल के लिए क्या करेगा, बिल्डिंग बनाकर देगा, कितने में, 42 लाख में। चलिए अब देखिए ये बिल्डिंग है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। अगर बिल्डिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक तैयार हो तो हम कह सकते हैं बिल्डिंग कितनी रेडी हो गई, 25%। अगर फर्स्ट फ्लोर तक बिल्डिंग रेडी हो जाए तो हम कह सकते हैं बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है, 50%। सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो जाए तो हम कह सकते हैं बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है, 75%। अगर जिस दिन थर्ड फ्लोर भी कंप्लीट हो गया तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर रामलाल ने क्या करा था, श्यामलाल से बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो रामलाल को क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। यानी जो पर्सन बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठेका लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। और जो पर्सन बिल्डिंग बनाने का ठेका देता है या कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्टी। तो रामलाल कौन है यहां पर, कॉन्ट्रैक्टर, श्यामलाल कौन बनेगा, कॉन्ट्रैक्टी। क्लियर है। अब देखिए यहां पर जो बिल्डिंग बनाने का बिजनेस कौन कर रहा है, रामलाल या श्यामलाल, रामलाल। और रामलाल को अभी हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्टर। तो यानी रामलाल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डिंग का क्या करता है, बिल्डिंग बनाने का बिजनेस करता है। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा पीजीबीपी चैप्टर के अंदर कि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, कोई भी प्रोफेशन आप करते हो, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ये बात कहां लिखी हुई है, इनकम टैक्स के अंदर। तो रामलाल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डिंग बनाने का बिजनेस करता है, तो उसके लिए पीजीबीपी चैप्टर के अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड है कि वो क्या करे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करे। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च को। क्लियर है। आज 31 मार्च है, सपोज आज 31 मार्च है और बिल्डिंग जो है ना वो कितनी कंप्लीट है, देखिए ये जो हरा शेडो कर रखा है मैंने यहां तक, ये कंप्लीट है बिल्डिंग, ये वाली, ये सारी, ये जो हमारी ये बिल्डिंग है ये वाली, ये सारी कंप्लीट है। अब देखिए बिल्डिंग जो कंप्लीट है वो कितनी है, कितनी कंप्लीट है, देखो 25% से तो ज्यादा है, 25% से ज्यादा है, लेकिन 50% से क्या है, कम है।
क्या आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो कि ये बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है? ये जो ग्रीन शेडो है बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला ग्रीन शेडो वाला पार्ट, सिर्फ इसी को देख के बताओ कि बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट है। बता सकते हो? नहीं। इसका एस्टिमेशन लगाना क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25% से तो बिल्डिंग ज्यादा बन चुकी है, लेकिन 50% से बहुत ज्यादा कम है। बट एग्जैक्टली है कितनी? तो रामलाल ने एस्टिमेशन लगाया और रामलाल को लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? 35% कंप्लीट है। रामलाल को लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली ये बिजनेस, ये बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? 35%। श्यामलाल ने अपना एस्टिमेशन लगाया और श्यामलाल को लग रहा है ये बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? 30%। अब रामलाल ने फोन करा श्यामलाल को कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग 35% कंप्लीट है। अब श्यामलाल मन ही मन में सोच रहा है कि उसको तो लग रहा है कि बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है? 30%। अब अगर श्यामलाल रामलाल को बोले नहीं भाई मुझे तो लग रहा है बिल्डिंग क्या है, 30% है, तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है? लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बाद में रामलाल क्या करेगा? हो सकता है कि बिल्डिंग के अंदर इंफीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा दे। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है, क्योंकि हमारे जो श्यामलाल हैं वो तो क्या है, सीएम में है, वो एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अब बिल्डिंग पे काम कौन कर रहा है? रामलाल। अब पीछे से रामलाल बिल्डिंग में इंफीरियर क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा दे, क्या श्यामलाल को पता लगेगा? नहीं। तो श्यामलाल के मन में एक डर है कि अगर वो रामलाल को बोलता है कि रामलाल बिल्डिंग 35 नहीं 30% कंप्लीट है, तो क्या हो जाएगा इनके बीच में? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो हो सकता है कि रामलाल फ्यूचर में बिल्डिंग में क्या करे, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करे। अब जो श्यामलाल है वो सोच रहा है क्या करे, क्योंकि जितने परसेंट बिल्डिंग कंप्लीट है उतने परसेंट के लिए रामलाल पैसे क्लेम करेगा। किससे? श्यामलाल से। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कितना? 42 लाख का। अगर बिल्डिंग 35% कंप्लीट है तो रामलाल रामलाल क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा 42 लाख का 35% और जाकर उतना पैसा क्लेम करेगा किससे? श्यामलाल से। और श्यामलाल को क्या लग रहा है, जो बिल्डिंग है वो तो 30% कंप्लीट है। बिल्डिंग कितनी कंप्लीट है? 30% कंप्लीट है। अब अगर श्यामलाल रामलाल को बोलता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर श्यामलाल चुप रहता है तो उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्या वो ज्यादा पैसे दे देगा? नहीं। अब ये जो श्यामलाल है ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करता है? सोचता है। और काफी देर सोचने के बाद इसके माइंड में एक आइडिया आता है कि इस बिल्डिंग का एस्टिमेशन कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? आर्किटेक्ट इंजीनियर लगा सकता है। तो इसने डिसाइड करा कि ये किसके पास जाएगा? ये आर्किटेक्ट के पास जाएगा। आर्किटेक्ट आएगा, वो मेजरमेंट करेगा बिल्डिंग को और उसके लिए वो सर्टिफिकेट देगा। अब वो मेजरमेंट करके जितना बोलेगा उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा? श्यामलाल पेमेंट करेगा रामलाल को। और आर्किटेक्ट के मेजरमेंट करने के बाद ना तो कोई श्यामलाल को प्रॉब्लम होगी ना कोई रामलाल को होगी। तो श्यामलाल ने क्या करा, एक आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुला लिया और उससे बोला इस बिल्डिंग का मेजरमेंट करो और बताओ बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट है। तो आर्किटेक्ट ने क्या करा, बिल्डिंग का मेजरमेंट शुरू करा। अब बिल्डिंग मेजरमेंट करने के बाद उसने बताया ये जो बिल्डिंग है ना, ये 32% कंप्लीट है। कितने परसेंट कंप्लीट है? 32% बिल्डिंग कंप्लीट है। और इसके लिए उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया किसको?
श्यामलाल को, और श्यामलाल ने वो सर्टिफिकेट दे दिया किसको? रामलाल को। यानी अब जो पेमेंट यहां पर बनती है किसकी? रामलाल की। वो कितनी होगी? 42 लाख का 32%, क्योंकि 42 लाख तो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। आर्किटेक्ट ने बोला 32% बिल्डिंग कंप्लीट है, तो रामलाल ने फटाफट कैलकुलेट कर लिया कि कितना प्राइस वो चार्ज करेगा, किससे? रामलाल से। और वो प्राइस निकल कर आ रहा है कितना? 13,44,000। कितना निकल कर आ रहा है? देखो लिखा है नाउ श्यामलाल हैज टू पे 13,44,000, दैट इज 42 लाख का 32%। अब आप बताओ, क्या रामलाल पूरे पैसे ले लेगा श्यामलाल से, या श्यामलाल कुछ कम पैसा देगा रामलाल को? अब ध्यान से सुनना। श्यामलाल को पता है कि 32% बिल्डिंग कंप्लीट है, और कितना पैसा बनता है रामलाल का? 13,44,000। बट श्यामलाल ने अभी तक बिल्डिंग को इंस्पेक्ट नहीं करा है। अभी तक बिल्डिंग में जाके देखा भी नहीं कि जो बिल्डिंग रामलाल ने बनाई है वो श्यामलाल के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। क्योंकि श्यामलाल ने बिल्डिंग बनाने से पहले उसको डिजाइन बता दिया था कि इस डिजाइन की बिल्डिंग चाहिए। तो जब तक श्यामलाल जाके ये सर्टिफाई ना कर ले कि बिल्डिंग जैसी वो चाहता था वैसे बनी है या नहीं बनी, क्या वो पूरा पैसा दे देगा? बिना वो जाके सर्टिफाइड करे हुए, बिना इंस्पेक्शन करे हुए, क्या श्यामलाल रामलाल को पूरे पैसे दे देगा? नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो 80 to 90% ही पेमेंट करेगा और बाकी पैसे रोक लेगा। इस पैसे को रोकने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो उसने अभी तक बिल्डिंग का इंस्पेक्शन नहीं करा। भाई अगर पूरा पैसा दे दे हम रामलाल को, 13 लाख कितना 44,000, 13,44,000 का पेमेंट कर भी दें, हो सकता है पेमेंट मिलने के बाद अगर श्यामलाल ने बिल्डिंग में जाकर इंस्पेक्ट करा और उसे लगा कि बिल्डिंग में ये चीज डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं है और रामलाल को बोले चेंज कराओ, हो सकता है रामलाल चेंज ना कराए, क्योंकि रामलाल को तो सारे पैसे मिल गए हैं। रामलाल को सारे पैसे मिल चुके होंगे तो वो चेंज नहीं कराएगा। तो श्यामलाल ने डिसाइड करा कि भाई पूरे तो पैसे दूंगा नहीं क्योंकि अभी मैंने इंस्पेक्शन नहीं करा। दूसरा, अगर हमने पूरे पैसे दे दिए, हो सकता है कल को रामलाल को कोई हमसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ज्यादा बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ दे, क्योंकि जितना पैसा बनता था वो उसे मिल गया। वो हो सकता है उसके पास अगर कोई दूसरा बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? बीच में ही छोड़ देगा। तो श्यामलाल ने डिसाइड करा कि वो पूरा पेमेंट नहीं करेगा। कितना करेगा? जितना बनता है उसका 80 to 90%। 80% से लेकिन 90% के बीच में जहां पर भी सेटलमेंट होगा वो इतना पेमेंट कर देगा, और बैलेंस अमाउंट को वो अपने पास क्या करेगा? रिटेन कर लेगा। तो बैलेंस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम? रिटेंशन अमाउंट। और ये अमाउंट को वो कब तक रिटेन करेगा? जब तक कि बिल्डिंग बन के कंप्लीट नहीं हो जाती। वहां से जिस दिन बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गई वहां से 6 से 12 महीने के अंदर वो इसका पेमेंट करेगा। किसको? रामलाल को। क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद अगर आपने इमीडिएटली सारे पैसे दे दिए तो कल को बिल्डिंग में अगर कोई भी आप रहे वहां पे डिफेक्ट दिखाई दिया तो क्या कॉन्ट्रैक्टर उसको सही करा के देगा? कॉन्ट्रैक्टर को तो सारे पैसे मिल गए, अब वो क्यों सही करा के देगा? उसको पैसे मिल गए, बिल्डिंग में कुछ भी खराब निकला वो कहेगा आप ही ठीक कराओ। तो उसके लिए श्यामलाल ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि बिल्डिंग बनने के मैं क्या करूंगा? 6 से 12 महीने के अंदर पेमेंट करूंगा, क्योंकि बिल्डिंग में मैं जाकर रहूंगा, रहेगा तो पता भी लग जाएगा कि बिल्डिंग में कहां कहां क्या क्या डिफेक्ट है, और वो क्या करेगा? रामलाल से रिपेयर करवा लेगा, तभी पेमेंट करेगा, अदरवाइज वो उसकी पेमेंट नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, जितना मैंने इतनी आपको समरी सुनाई इतनी देर, चलिए उसको मैंने फटाफट नोट डाउन करवा दिया ब्रीफ में। यहां पर देखेंगे सारे बच्चे
देखो मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, रामलाल और श्यामलाल के बीच में बिल्डिंग बनाने का क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती हैं, एक का नाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर, और दूसरे का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टी। यहां पर देखो ऑफर किसने करा, प्राइस श्यामलाल ने। श्यामलाल ने बोला था रामलाल को कि मैं तो सोच के आया था कि 42 लाख रुपए से ज्यादा तू मुझसे चार्ज नहीं करेगा, 42 लाख रुपए में बिल्डिंग बनानी है तो बना, वरना छोड़ दे। और रामलाल यानी कॉन्ट्रैक्टर ने उस प्राइस को क्या करा था, एक्सेप्ट करा था। तो वही बात यहां लिखी हुई है, देखो ऑफर प्राइस कौन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टी। लिखा है कॉन्ट्रैक्टी ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है। फिर जब वो प्राइस डिसाइड हो गया तो रामलाल ने वचन दिया था कि वो श्यामलाल को क्या बना के देगा, बिल्डिंग। देखो यही लिखा है कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। अब रामलाल का जो भी वर्क रामलाल ने करा है वो कितने परसेंट है, इसको आके सर्टिफाइड किसने करा था, आर्किटेक्ट इंजीनियर ने। और वो आर्किटेक्ट इंजीनियर बुलाया किसने था, कॉन्ट्रैक्टी ने। देखिए यही बात लिखी है कि वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आर्किटेक्ट इंजीनियर इश्यू द सर्टिफिकेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बार बार क्या होगा, जब तक ये बिल्डिंग बनती रहेगी, जब भी दिक्कत आएगी कि बिल्डिंग पर कितने परसेंट कंप्लीट है, कौन आएगा, आर्किटेक्ट इंजीनियर आएगा। तो आर्किटेक्ट इंजीनियर टाइम टू टाइम आता रहता है और जब भी वो मेजरमेंट करके बताएगा कि बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट है, इसके लिए वो क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। देखिए आगे यही लिखा हुआ है यहां पर, आर्किटेक्ट इशू सर्टिफिकेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट इशू कर दिया उसके बेस के ऊपर ही जो कॉन्ट्रैक्टर था रामलाल वो क्या करेगा, पेमेंट क्लेम करेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी है वो पूरा पेमेंट नहीं करेगा। कितना करेगा, 80 to 90%। और बैलेंस अमाउंट को क्या करेगा, रिटेन कर लेगा। और उस बैलेंस अमाउंट को क्या बोला जाता है, रिटेंशन मनी बोला जाता है, रिटेंशन अमाउंट बोला जाता है। और ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी कब पे करेगा, बिल्डिंग बन जाने के 6 से 12 महीने के अंदर अंदर वो इसका पेमेंट करेगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई थी सारी की सारी वो इस समरी में मैंने यहां तक लिखवा दी हैं। कोई डाउट है, चलिए अब आप बताओ बच्चों मुझे कि रामलाल जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास सिर्फ श्यामलाल की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होगा या अदर पर्सन की बिल्डिंग बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फटाफट बताओ। उसके पास अदर पर्सन की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यानी ये पॉसिबल है कि एट अ सेम टाइम कॉन्ट्रैक्टर के पास एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो। पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। हम मान लेते हैं रामलाल के पास टोटल 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक श्यामलाल का, एक मिस्टर एक्स का, एक मिस्टर वाई का, एक मिस्टर जेड का। अब इन चारों से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है इसके लिए रामलाल क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। रामलाल क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा जिससे पता लगेगा कि श्यामलाल से उसे कितना प्रॉफिट हुआ, मिस्टर एक्स से कितना प्रॉफिट हुआ, वाई से कितना प्रॉफिट हुआ और सिमिलरली जेड से कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए रामलाल को क्या करना होगा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने होंगे। अब जब प्रॉफिट निकल गया कि श्यामलाल से कितना, एक्स से कितना, वाई से कितना, जेड से कितना, अब इस प्रॉफिट को कॉन्ट्रैक्टर दैट इज रामलाल क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब रामलाल को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से क्या निकालता है वो, कि उसे कॉन्ट्रैक्टी से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ और उस प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कहां करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर लॉस हुआ
तो आप 100% लॉस को ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बट अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप सारा प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करोगे, आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे फार्मूला के बेस के ऊपर। और वो फार्मूला क्या है, आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और उसके बेस के ऊपर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। अब ये फार्मूला क्या है, फार्मूले के बेस के ऊपर ट्रांसफर क्यों करते हैं, इन सारी बातों का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले जितना मैंने आपको समझाया है मैं एक बार रीड करवा दूं। फटाफट देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर में हैव मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ही विल प्रिपेयर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यही बताया था मैंने। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, he will also prepare a profit and loss account where he will transfer profit or loss of each contract। ये भी बता दिया। आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला बट इन केस ऑफ लॉस 100% लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात भी बता दी है मैंने। चलिए आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये बात भी बता दी। अब आपके माइंड में दो डाउट आ रहे थे कि सर पहला तो प्रॉफिट को फार्मूले के बेस के ऊपर ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, दूसरा वो फार्मूला क्या होगा। तो देखिए फार्मूला आपके सामने है, ये जो परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कैसे निकाला मैंने, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। यहां से परसेंटेज निकल के आ जाएगी और इस परसेंटेज के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब बात आते हैं कि सर ये जो फार्मूला है इसके बेस के ऊपर ट्रांसफर क्यों हो रहा है। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं 2 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ आप मेरे साथ इस टर्म को रीड कर लीजिए सिर्फ एक बार कि ये टर्म है क्या, जिससे मैं जब आपको समझाऊं तो क्या हो, आसानी से आपको समझ में आ जाए। बस 2 मिनट रीड कर लो मेरे साथ। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर सीखा था ऊपर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना। तो यहां से वो रेशियो निकालोगे आप, अगर वो रेशियो 25% से भी कम आ रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कितना करना है, नील। अगर 25% या उससे ज्यादा है बट लेस देन 50% है तो ट्रांसफर कितना होगा, 1/3 ऑफ कैश प्रॉफिट। अगर 50% या उससे ज्यादा है बट 90% से कम है तो ट्रांसफर कितना करोगे, 2/3 ऑफ कैश प्रॉफिट। बट 90% या उससे भी ज्यादा है बट लेस देन 100% तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब कैश प्रॉफिट क्या है, तो नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट अराइव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए अब एक एक करके मैं सारी बातें आपको समझाता हूं। मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा और वहां से हर एक कॉन्ट्रैक्टी के लिए क्या निकालेगा, प्रॉफिट या लॉस। वो जो प्रॉफिट को वो कैलकुलेट कर रहा है उस प्रॉफिट को नाम दिया जाता है नोशनल प्रॉफिट। क्या नाम दिया जाता है, नोशनल प्रॉफिट। सिमिलरली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलेगा उसको नाम दिया गया नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट अराइव्ड या फिर डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर है। अब देखो कैश प्रॉफिट कैसे निकाला होगा, अब इस बात को समझना। सपोज करो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप कॉन्ट्रैक्टी हो। मैंने आपकी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और आज 31 मार्च आ गई। हमने क्या करा, इंजीनियर को बुलाया, उस इंजीनियर ने आके सर्टिफाइड कर दिया कि कितनी बिल्डिंग बन चुकी है। उसने सर्टिफाइड करा 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बन चुकी है। बिल्डिंग कितनी बन गई, 10 लाख रुपए। तो दैट इज वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना है, 10 लाख रुपए। अब वो सर्टिफिकेट दे के चला गया,
तो मैंने सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर आपसे पैसा मांगा 10 लाख रुपए दो, क्या आप पूरा पैसा दे दोगे? नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टी कितना पेमेंट करता है, 80 to 90%। तो आपने मुझे 80% दिया, कितना, 8 लाख रुपए, लेकिन मैं मांग कितना रहा था, 10 लाख रुपए। तो मैंने आपके लिए क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और उसमें लिखा होगा अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, आपका नाम लिखा होगा कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कितना लिखूं, 10 लाख रुपए। भाई लेना तो कितना है, 10 लाख रुपए। मैंने अकाउंट बनाया, प्रॉफिट निकाला 2 लाख रुपए का, वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, नोशनल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या है, नोशनल प्रॉफिट है। अब देखिए यहां पर अगर आप मुझे 10 लाख दे देते तो मेरे को कैश में प्रॉफिट कितना होता, 2 लाख रुपए का। बट आपने 10 लाख का कितना कराया पेमेंट, 80%। 10 लाख का कितना करा, 80%। तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था 2 लाख का, उसका कैश भी कितना मिलेगा, 80%। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि आपसे लेना कितना है, 10 लाख, और मुझे 10 लाख अगर मिल जाता तो प्रॉफिट 2 लाख होता। अगर पूरा 10 लाख मिल जाता तो प्रॉफिट कितना होता, 2 लाख का। तो 2 लाख का कैश प्रॉफिट तब होता जब 10 लाख मिल जाते। बट आपने दिया कितना, 10 लाख का 80%, 8 लाख रुपए। तो मुझे कैश में प्रॉफिट भी कितना होगा, 2 लाख का 80%, दैट इज 1,60,000 रुपए। क्योंकि 100% देते तो 2 लाख का कैश प्रॉफिट, आपने 80% दिया तो मुझे कैश प्रॉफिट भी कितना होगा मेरा, 80%। तो दैट इज, यही मैंने यहां पर निकाला है। देखो कैश प्रॉफिट में नोशनल प्रॉफिट, देखिए नोशनल प्रॉफिट, अगर मेरा नोशनल प्रॉफिट मैं यहां पर लिख दूं बच्चों, मेरा नोशनल प्रॉफिट है मान लो 2 लाख रुपए का, और मेरा जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो है 10 लाख रुपए, यानी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 10 लाख है। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए दे दोगे तो मुझे कैश में प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख, लेकिन मुझे कैश कितना रिसीव्ड हुआ है, 8 लाख, दैट इज 80%। तो मैंने क्या करा होगा, देखिए यहां से कैश प्रॉफिट निकाला, कैसे निकाला होगा, 2 लाख रुपए का नोशनल प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय, सॉरी, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे निकाला, नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो आप चेक करो, ये जो 2 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये रेशियो कितनी आ रही है, 0.8, दैट इज 80%। ये वही रेशियो है जो आपने मुझे पे करी थी। तो मेरा कैश प्रॉफिट कितना होगा, 1,60,000। तो यानी जितना परसेंट आप मुझे पे कर रहे हो, 80% पे करोगे तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कैश प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट का 80%। अगर आप मुझे 90% पेमेंट करोगे तो मेरा नोशनल प्रॉफिट का 90% क्या बनेगा, कैश प्रॉफिट। तो कैश प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला क्या बन गया, नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहां से वो रेशो निकल के आ जाएगी कि कितना परसेंट आप मुझे पे कर रहे हो। क्लियर है। तो नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकलता है। कैश प्रॉफिट क्या है, जितना परसेंट आप कैश दोगे मैं नोशनल प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसे क्या बोला जाएगा, कैश प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब बात आती है कि लेस देन 25% पे नील ट्रांसफर क्यों हुआ, और 25% और मोर बट लेस देन 50% पे 1/3 ऑफ कैश प्रॉफिट। तो कैश प्रॉफिट क्यों आया, उस चीज को मैंने क्लियर करा कि भाई जब मुझे आपने 80% दिया पैसा तो मेरे पास कैश में प्रॉफिट कितना है, 80%। तो मैं सरकार को उसके ऊपर टैक्स भी कितना दे सकता हूं, जितना मुझे प्रॉफिट मिला है। अगर सपोज करो आपने मुझे 80% पेमेंट करा तो मेरे को कैश प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,60,000। अब गवर्नमेंट मुझसे कहे नहीं नहीं आप 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे दो और जो पैसा आपका रह गया है 20% वो आप बाद में ले लेना। अब देखना मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा, मैं इस चीज को बताना चाहता हूं।
अगर गवर्नमेंट ने मुझसे 40,000 रुपए पे एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया, ये बोलते हुए कि आपको वो पैसा कॉन्ट्रैक्टी से फ्यूचर में मिल जाएगा, तो मुझे क्या लॉस होगा? बताओ बच्चों, पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि कल को आप कॉन्ट्रैक्टी मुझे पैसे ना दो तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या काम धंधा छोड़ के आपके साथ लड़ाई झगड़ा करूंगा? नहीं करूंगा ना। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे, मेरे 2 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख में से आपने कितना दिया है? 8 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए रख लिए मेरे, अगर आप वो मुझे नहीं दोगे तो मुझे 2 लाख का क्या होगा? लॉस होगा। और इस 2 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट कितना था? 40,000 का। अब ये 40,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ नहीं और सरकार पहले टैक्स लेके चली गई, तो मुझे क्या होगा? डबल लॉस। एक तो पैसा मिलना था, मिला नहीं, और दूसरा उस पैसे के ऊपर टैक्स भी दे दिया, तो मुझे डबल लॉस होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये सारी बातें गवर्नमेंट ने भी देखी कि फ्यूचर में अगर कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्टर को लॉस होगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लेंगे? टैक्स किस पे लेंगे? कैश प्रॉफिट पे लेंगे। इसलिए देखो हर जगह क्या लिखा है? 1/3 ऑफ कैश प्रॉफिट, 2/3 ऑफ कैश प्रॉफिट। तो पहला टर्म क्लियर हुआ कि कैश प्रॉफिट पे टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात आती है कि सर ये रेशियो क्यों डिसाइड करी, कैसे डिसाइड करी कि 25% से कम है नील, 25% या उससे ज्यादा है बट 50% से कम है तो 1/3, 50% या उससे ज्यादा है 90% से कम है तो 2/3, 90% या उससे ज्यादा है 100% से कम है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कैश रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये क्या है सर? अब ध्यान से सुनना। जब मैंने स्टार्टिंग में आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का, तो बिल्डिंग बनाते समय इनिशियल लेवल के ऊपर आपको भी पता है एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। भाई मटेरियल खरीदना है, वो कंक्रीट खरीदनी है, मुझे क्या खरीदना है, उसके बाद वो डस्ट आता है, सीमेंट है, वो मैं क्या 2-2 10-10 किलो खरीदूंगा? नहीं, वो मुझे लार्ज क्वांटिटी में खरीदना होगा। अब लार्ज क्वांटिटी में खरीदूंगा तो स्टार्टिंग में मेरे को क्या होगा? हैवी एक्सपेंडिचर करना होगा। तो इनिशियल लेवल के ऊपर एक्सपेंडिचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब देखो बिल्डिंग 25% से कम बनी है, तो इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग इनिशियल लेवल पे है या नहीं है? इनिशियल स्टेज में है। अब इनिशियल स्टेज में खर्चा ज्यादा होता है और गवर्नमेंट आ गई मेरे पास, कह रही है टैक्स दो, तो मैंने गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि सरकार अभी मेरे पास टैक्स देने के पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने मटेरियल खरीद लिया है, उन सब का पैसा दे दिया, मेरे पास इस टाइम कैश नहीं है। आप मेरे अकाउंट चेक करो, जितना कैश आया था उससे या तो मैंने अपनी लेबर को पेमेंट कर दिया या फिर मटेरियल खरीद लिया। ये स्टॉक में मटेरियल पड़ा हुआ है, मेरे पास कैश नहीं है अभी देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट्स को देखा, मेरी बातों को समझा, और गवर्नमेंट को यह पता लग गया कि स्टार्टिंग लेवल पे बिल्डिंग बनाने में खर्चा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट कैलकुलेट भी कर ले तो बहुत कम होता है, बहुत कम होगा, और टैक्स भी बहुत कम बनता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अभी हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे, अभी हम आपकी इनकम को टैक्सेबल इनकम नहीं मान रहे हैं। बट बोल के गए थे कि फ्यूचर में हम आपसे सारा टैक्स ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया अगर बिल्डिंग 25% से कम है तो इसका मतलब बिल्डिंग क्या है? इनिशियल लेवल में है, और इनिशियल लेवल में खर्चे ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो बाद में दे देना इसके ऊपर टैक्स। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, लेस देन 25% के ऊपर कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। जब टैक्सेबल इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं देना होगा। क्लियर है? चलिए सेकंड में देखो, 25% या उससे ज्यादा है बट 50% से कम। सपोज करो 40% बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब गवर्नमेंट दोबारा आई, कह रही है लाओ टैक्स दो, टैक्सेबल इनकम बताओ, टैक्स दो। तो मैंने उनको प्रॉफिट निकाल के बताया कि कैश प्रॉफिट इतना हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट टैक्स किस पर लेगी? कैश प्रॉफिट पे। तो उन्होंने कहा ठीक है ये कैश प्रॉफिट है, लाओ इस पे टैक्स निकालो। मैंने दोबारा गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़े, मैं कहा बिल्डिंग अभी बन रही है, 40% कंप्लीट है,
60% इनकम्प्लीट है, मेरा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा, तो मेरे को बनाने के लिए बहुत फंड की रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग को। तो मैंने सरकार को अश्योरेंस दिया कि मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं फ्यूचर में दे दूंगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं फ्यूचर में टैक्स दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, मेरे पास इतना कैश नहीं है। अगर मैंने आपको टैक्स का पेमेंट कर दिया तो मेरे पास बिल्डिंग बनाने के लिए कैश खत्म हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला कि सर लास्ट टाइम तो हम छोड़ के गए थे, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, टैक्स तो देना होगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, जितना मेरे पास बनेगा मैं उतना दे दूंगा। तो मैंने थोड़ा बहुत टैक्स दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं इतना नहीं देना, एक काम करो आप 1/3 दे दो। भाई जितना आपकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स बनता है ना, आप अपनी टैक्सेबल इनकम को क्या करो, 1/3 कर दो, उसके अकॉर्डिंग टैक्स दे दो, बाकी हम बाद में ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यानी अगर बिल्डिंग 25% या उससे ज्यादा है पर 50% से कम है, तो मेरे को मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 1/3 ऑफ कैश प्रॉफिट, और उस टैक्सेबल इनकम पे क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। क्लियर है। अब समय चला, चलते चलते थर्ड ईयर एंड पे मेरी बिल्डिंग 85% कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग कितनी बन गई, 85% बन गई। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर आए, उन्होंने कहा सर अब बताओ आपकी बिल्डिंग तो 85% बन गई, फटाफट बताओ कैश प्रॉफिट कितना। मैंने कैश प्रॉफिट निकाला, और उन्होंने कहा ठीक है सब पे दे दो। मैंने कहा सर मैं अभी सब पे नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मेरे कॉन्ट्रैक्टी ने बिल्डिंग को इंस्पेक्ट नहीं करा है। अगर उसने इंस्पेक्शन में कुछ निकाल दिया कि सर ये गलत बना है, वो गलत बना है, ये मटेरियल सही नहीं है, तो मुझे वो रिपेयर करा के देना पड़ेगा, और उसमें रिपेयर कराने में भी क्या लगेगा, एक्सपेंस। तो मैं आपको सारा टैक्स नहीं देता, लेकिन हाँ रिपेयर कराने में ज्यादा खर्च नहीं आएगा, तो उस वजह से मैं आपको क्या करूंगा, टैक्स ज्यादा दे दूंगा, लेकिन 100% टैक्स नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कितना दोगे। मैंने कहा मैं 2/3 आपको टैक्स पे कर सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। तो यानी अगर 50% या उससे ज्यादा है बट 90% से कम है, तो टैक्सेबल इनकम दैट इज वो मेरा प्रॉफिट कितना मानेंगे, 2/3 ऑफ कैश प्रॉफिट, और उसी अकॉर्डिंग वो टैक्स निकालेंगे और मुझसे लेके चले जाएंगे। फिर समय चला, चलते चलते मेरी बिल्डिंग 95% कंप्लीट हो गई। मेरी बिल्डिंग क्या हो गई, 95% कंप्लीट हो गई। अब फिर गवर्नमेंट ऑफिसर आए, कह रहे अब हम आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 या 2 महीने में आप बैलेंस 5% काम भी खत्म कर दोगे। अब आप एक काम करो, एस्टिमेशन लगाओ कि इस बिल्डिंग को बनाने में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, और उस एस्टिमेशन लगाने के बाद आप क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करो। सपोज ऐसे समझो कि मैंने एस्टिमेशन लगाया कि इस बिल्डिंग को बनाने में मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मुझे प्रॉफिट होगा 10 लाख रुपए का। मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 लाख रुपए का, और आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, सपोज करो 1 करोड़ का था। तो मेरे को 1 करोड़ रुपए के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ पे। तो ये प्रॉफिट 10 लाख रुपए तब होता जब 1 करोड़ कैश मिल जाता, बट आपने मुझे आज तक कैश कितना दिया है, 80%, दैट इज 80 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख तेरे को टोटल प्रॉफिट होगा जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, और बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तेरे को 1-2 महीने में सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज तक तेरे पास जितना तेरा टैक्स बनता है हम सारा लेके जाएंगे, क्योंकि अब तेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़ी बहुत बिल्डिंग रह गई है, वो 1-2 महीने में आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना, 10 लाख। ये 10 लाख का प्रॉफिट तुझे कब होता, जब 1 करोड़ मिल जाता, लेकिन तुझे आज तक 1 करोड़ नहीं मिला, कितना मिला है, 80 लाख रुपए। तो दैट इज टोटल का कितना मिला, 80%। तो हम इस 10 लाख का भी 80% कर देंगे, क्योंकि 10 लाख का 80% का मतलब ये वो अमाउंट है जो आपको कैश में मिल चुका होगा। जरा सोच के देखो बच्चों, 10 लाख का प्रॉफिट 1 करोड़ पे है, अगर 1 करोड़ मिल गए तो 10 लाख का प्रॉफिट। अगर मुझे 1 करोड़ की जगह 80% 80 लाख मिला है,
तो इसका मतलब कैश प्रॉफिट कितना होगा? 8 लाख रुपए होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अब हम यही 8 लाख रुपए के ऊपर आपसे क्या करेंगे? टैक्स लेके जाएंगे, क्योंकि अब आपके खर्चे ज्यादा नहीं है। तो जैसे बिल्डिंग 90% से क्रॉस हुई तो गवर्नमेंट ऑफिसर को भी पता है कि अब बिल्डिंग के खर्चे बहुत कम है, अब इसके पास प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो वो अब आपको कंसेशन नहीं देंगे, जितना टैक्स बनता है वो सारा का सारा लेके जाएंगे। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये परसेंटेज क्यों निकाला गया था और इस परसेंटेज के बेस के ऊपर ट्रांसफर कैसे होगा, ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, अब ये नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है अब हम इसको समझेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कोई भी खर्चा करूंगा तो आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। ये बातें पता है आपको? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा बेटा, आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब आपके लिए बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। हो सकता है कुछ मटेरियल मेरे कहां पड़ा हो? स्टोर में पड़ा हो, गोडाउन में पड़ा हो। तो अगर मटेरियल मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपकी बिल्डिंग में जो मटेरियल लगाऊंगा वो मटेरियल मैं बाजार से परचेज करके लगाऊंगा या अपना गोडाउन वाला लगाऊंगा? फटाफट बताओ। गोडाउन वाला मटेरियल यूज करूंगा। तो यानी सबसे पहले देखो, मैंने एक्सपेंस लिखा है यहां पर, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। अगर मेरे स्टोर में मटेरियल पड़ा हुआ है तो सबसे पहले वही मटेरियल मैं बिल्डिंग बनाने में यूज करूंगा। अब वो जितने का होगा वो आपकी बिल्डिंग में यूज हुआ तो वो क्या बनेगा मेरे लिए? कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर है? फिर जैसे ही वो मटेरियल खत्म होगा तो मैं मटेरियल क्या करूंगा? बाजार से परचेज करूंगा, और जो भी जितने का परचेज करूंगा वो मेरे लिए क्या बनेगी? कॉस्ट बन जाएगी। डेबिट कर दिया। फिर साथ साथ लेबर का जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारा मेरे लिए क्या है? क्या बनेगा? कॉस्ट बनेगा। अब हो सकता है मैंने कुछ अमाउंट उसमें से पेड कर दिया हो और कुछ आउटस्टैंडिंग हो। अगर आउटस्टैंडिंग भी हुआ तो मुझे फ्यूचर में तो क्या करना है? पे करना ही है। और वो पे किसकी वजह से करना है? आपकी बिल्डिंग बनवाने की वजह से करना है। तो दैट इज, वो लेबर को जितना भी मैं फ्यूचर में पे करूंगा वो सारा का सारा किसकी वजह से कर रहा हूं? आपकी बिल्डिंग बनवाने की वजह से कर रहा हूं। तो दैट इज, वो कॉस्ट भी किसकी कॉस्ट है? बिल्डिंग की कॉस्ट है। तो यानी मटेरियल पे जो खर्चा होगा, जो लेबर पे होगा, वो सारे मेरे एक्सपेंस है, वो क्या होंगे? डेबिट। साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे? देखो, मेरे पास सपोज करो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टर एक्स का भी है और वाई का भी है, तो मैं 3 बिल्डिंग बनवा रहा हूं। तो तीनों बिल्डिंग जब मैं बनवाऊंगा तो आपको पता है तीनों बिल्डिंग बनवाते समय मुझे क्या करना होगा? पुलिस वालों को पैसे खिलाने होंगे। पुलिस वालों की परमिशन लेनी होगी, एमसीडी से परमिशन लेनी होगी, जो बाहर मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना होगा। तो आपकी बिल्डिंग के लिए जितना पेमेंट करा वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट बनेगी। मिस्टर एक्स की बिल्डिंग के लिए जितना पेमेंट करा वो एक्स की बिल्डिंग की कॉस्ट बनेगी। वाई की बिल्डिंग के लिए जो कॉस्ट पे करेगा वो वाई की बिल्डिंग की कॉस्ट बनेगी। तो जितना आपके लिए पे करा वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट है कि ये खर्चा डायरेक्टली जाकर ऐड कहां हो रहा है? आपकी बिल्डिंग में हो रहा है। क्लियर है? हायर चार्जेस। अब देखो, लेंटर डालने के लिए आपको भी पता है मशीन किराए पे ली जाती है। अब जो मशीन मैंने किराए पे ली है उसका जो किराया दे रहा हूं उसको क्या बोला जाता है? हायर चार्जेस। वो भी मेरे लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो डेबिट साइड में आ गया। डेप्रिसिएशन। अब देखो, मेरी जो लेबर
जिस टूल से काम कर रही है उस टूल के ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, और वो भी मेरे लिए क्या बनेगी, कॉस्ट बन जाएगी। अब कुछ मटेरियल ईयर एंड के ऊपर हो सकता है कुछ बच गया हो, तो जो मटेरियल बच गया वो मेरा क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक, और वो कहां दिखाते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो देखो लिखा हुआ है बाय मटेरियल एट साइट। तो यानी जितना मैंने अमाउंट खर्च करा वो सारा निकल के आ गया। भाई मटेरियल जितने का खरीदा वो लिखा, उसमें से जो बच गया वो क्रेडिट कर दिया, तो दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल कर आ गया। लेबर का कितना बनता है, पुलिस वाले को कितना पैसा खिलाया, हायर चार्जेस कितने दिए, डेप्रिसिएशन कितना लगा, मेरी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। अब मैं आपसे क्या करूंगा, पेमेंट क्लेम करूंगा। उसको क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये किस हेड के अंदर दिखाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो क्या बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, नहीं, बिल्डिंग के ऊपर काम अभी चल रहा है, तो दैट इज क्या है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हमने एक हेड बनाया है यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके अंदर दिखाया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे डिसाइड होगा, आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर। अब एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आर्किटेक्ट हर बार 31 मार्च को ही आए, नहीं, हो सकता है कई बार वो 2-4 दिन पहले आ जाए। अगर वो मान लो 25 मार्च को आ गया और 25 मार्च तक जितनी बिल्डिंग बनी थी उसने उसका सर्टिफिकेट दे दिया, अब 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक क्या मैं उस बिल्डिंग पे काम करना बंद कर दूंगा, नहीं, मैं काम तो करूंगा। और 31 मार्च को मुझे पैसे किस बेसिस पर मिलेंगे, सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर, और वो सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था, 25 तारीख को। तो 25 तारीख के पैसे मिलेंगे, लेकिन 25 तारीख के बाद 26 को, 27, 28, 29, 30, 31, इन दिनों में भी तो मैंने बिल्डिंग के ऊपर कुछ कॉस्ट लगाई है, लगी है नहीं लगी, लगी होगी। और वो कॉस्ट भी क्या होगा, मटेरियल लेबर एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड है। अगर मुझे एक्यूरेट इनकम निकालनी है, एक्यूरेट प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे लिए जरूरी है, अगर मेरे पास 25 मार्च तक की इनकम आ रही है तो मैं एक्सपेंस साइड में कितने के एक्सपेंस दिखाऊं, 25 मार्च तक के। क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम दिखा रहे हैं ये 25 मार्च तक का है, बट डेबिट साइड में जो खर्चे हैं वो 31 मार्च तक के हैं। अगर मैं 25 मार्च की इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दूं तो वो प्रॉफिट एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं होगा। एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी है कि अगर इनकम 25 मार्च तक की है तो मैं खर्चे भी कहां तक माइनस करूं, 25 मार्च तक माइनस करूं। मैं खर्चे भी कहां तक माइनस करूं, 25 मार्च तक माइनस करूं। तो 25 मार्च के बाद मैंने जो भी कॉस्ट लगाई है वो मुझे कॉस्ट में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब माइनस करने के दो तरीके हैं, या तो डेबिट साइड से माइनस कर दो या फिर क्रेडिट साइड में शो कर दो। तो मैंने वही करा, क्रेडिट साइड में क्या कर दिया, शो कर दिया, किस नाम से, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये वो कॉस्ट है जिसके लिए आर्किटेक्ट ने अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। क्लियर है। तो अब जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, एक्यूरेट प्रॉफिट। और आप जानते हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसे क्या नाम दिया जाता है, नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए देख लो बेटा हमने क्या क्या लिया है यहां पर, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल परचेज, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, हायर चार्जेस, डेप्रिसिएशन। जो मटेरियल बच गया वो क्रेडिट साइड में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और जितना कॉस्ट हमने लगाया है कब, सर्टिफिकेशन के बाद, आर्किटेक्ट के आने के बाद, उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वो भी क्या होगी, क्रेडिट। तो क्या निकल के आएगा, नोशनल प्रॉफिट। अब देखो नोशनल प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करा यहां पर, और आप जानते हो कि सारा का सारा नोशनल प्रॉफिट को क्या पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं, पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और उसके बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो नोशनल प्रॉफिट का एक पार्ट पीएनएल में जाता है, और जो पार्ट पीएनएल में नहीं गया उसे हम क्या बोलते हैं, WIP रिजर्व बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व बोलेंगे। दैट इज ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमें फ्यूचर में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, साथ साथ जैसे ही मेरे को आपसे पैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अगर मुझे आपका अकाउंट बनाना हो तो मैं अकाउंट क्या बस कैसे बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। और देखो मेरे पास क्या था, यहां पर क्या था, आपसे देखो कैश आ रहा है, कैश डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, तो कॉन्ट्रैक्टी क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने देखो क्रेडिट साइड में यहां लिख दिया है, क्या लिखा बेटा मैंने यहां पर, बाय कैश। मैंने क्या लिखा यहां पर, बाय कैश लिख दिया। यहां पर हमने क्या लिखा बेटा, बाय कैश लिख दिया यहां पर। क्लियर है? तो मैंने जितना आपसे कैश लिया होगा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा बाय कैश के नाम से, और बैलेंस सीडी आ गया होगा, क्योंकि मेरे को आपसे सिर्फ कैश के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में याद रखना बेटा, जितना भी आपसे मैंने पैसा लिया है तो उसकी एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में देखो क्या होगा बेटा, बाय कैश आ जाएगा, और लास्ट में ईयर एंड में मैं बैलेंस सीडी करके आपका अकाउंट क्लोज कर दूंगा। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाएगा, और बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो आप बच्चे जानते ही हैं। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता था, कैपिटल, रिजर्व ओल्ड वाले, प्लस करंट ईयर के रिजर्व। करंट ईयर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला है वो भी कहा जाता था, रिजर्व के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एसेट साइड में क्या क्या आता था, फिक्स एसेट नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स में मटेरियल, डेटर एटसेट्रा। तो यही सारी चीजें देखो बैलेंस शीट में भी लिखी हुई हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको हम यहां पर क्या नाम देते हैं, डेटर का। यानी जो डेटर था उसको इस बैलेंस शीट में नाम क्या कर दिया गया, वर्क इन प्रोग्रेस का। अब जरा समझना ये कैसे निकालेंगे अब हम। तो सबसे पहले देखो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था हमारे एग्जाम्पल में, 10 लाख रुपए। मैंने जो वर्क करा था उसको आर्किटेक्ट ने आके सर्टिफाइड करा था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का वैल्यू सर्टिफाइड हो गया, दैट इज मुझे आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, तो आप मेरे 10 लाख से क्या बनोगे, डेटर। प्लस मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ये दिखाया था। ये कॉस्ट क्या थी, ये वो कॉस्ट थी जो सर्टिफिकेट के बाद इंकर्ड हुई थी, यानी आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट इशू करने के बाद इंकर्ड हुई थी। और मैंने आपको कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आज ही खत्म हो जाए तो मैं आपसे दो चीजें लूंगा, एक तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो आप मेरे डेटर दो चीजों के लिए हो, किस किस के लिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड के लिए और दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के लिए। हम मान लेते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था, 10 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एज्यूम कर रहे हैं 1 लाख रुपए। तो टोटल आपने कितना देना है, 11 लाख रुपए। इसमें से आपने दिया कितना मुझे, 8 लाख रुपए दिया था, 80%। दैट इज मैंने को कितना मिला, 8 लाख रुपए। तो अब आप डेटर कितने के रह गए, 11 में से 8 लाख मिल गया, तो डेटर कितने के हो, 3 लाख रुपए की। तो देखो वही चीज यहां निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या कर दिया, ऐड, और जो कैश मिल गया उसे क्या कर दूंगा, माइनस। देखो 10 लाख रुपए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 1 लाख रुपए अनसर्टिफाइड, 8 लाख रुपए कैश मिल गया, तो नेट डेटर कितने आ गए, 3 लाख रुपए के। तो यहां पे जो वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम दिखा रहे हैं, जो हमने अमाउंट दिखाया वर्क इन प्रोग्रेस का,
वो जनरल टर्म में हम उसको डेटर के रूप में दिखाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आप सभी बच्चे ने पढ़ा हुआ है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं, बट फ्यूचर में होने वाली इनकम को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं? नहीं। फ्यूचर में होने वाली इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं दिखाया जा सकता। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये जो हमने WIP रिजर्व ऊपर बनाया था, ये किस लिए बनाया था? कि फ्यूचर में आप मुझे पैसा दोगे और उस पैसे से मुझे जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को नाम क्या दिया था? WIP रिजर्व। याद करो, गवर्नमेंट ने मेरे से सारे पैसे पे टैक्स नहीं लिया था, सारी इनकम को टैक्सेबल इनकम नहीं माना था, उसने कुछ प्रपोर्शनेट करके टैक्सेबल इनकम बनाया, बाकी के लिए कहा था फ्यूचर में आपसे टैक्स ले लेंगे। तो वो फ्यूचर में मैंने टैक्स क्यों माफ कराया था? क्योंकि आपने मुझे 100% पैसा नहीं दिया था। तो यानी फ्यूचर में जब आप मुझे पैसे दोगे तो मेरे को वो इनकम अराइज होगी। वो इनकम क्या है? फ्यूचर इनकम है। क्या बेटा फ्यूचर इनकम को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकता हूं? नहीं। तो मुझे यहां से क्या करना होगा? WIP रिजर्व को हटाना होगा। अब मैंने अगर WIP रिजर्व को यहां से हटा दिया तो ये क्या बैलेंस शीट टैली करेगी? नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका अमाउंट था 5 लाख रुपए, WIP रिजर्व है 5 लाख रुपए। अगर मैंने लाइबिलिटी साइड से 5 लाख रुपए कम कर दिए तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए मेरे लिए जरूरी होगा कि मैं एसेट साइड से भी क्या करूं? 5 लाख रुपए कम कर दूं। ये जरूरी होगा या नहीं होगा? होगा मेरे लिए। तो दैट इज मुझे यहां से भी क्या करना होगा? सेम अमाउंट माइनस करना होगा। दैट इज WIP रिजर्व का जितना अमाउंट है, सेम अमाउंट मुझे यहां से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तभी मेरी बैलेंस शीट क्या होगी? टैली होगी। क्लियर है? तो याद रखना, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट बनाएंगे तो WIP रिजर्व को कंसीडर नहीं करते। बैलेंस शीट को टैली कराने के लिए हम यहां पर WIP रिजर्व क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे सेम अमाउंट एसेट साइड से भी माइनस हो जाए और बैलेंस शीट क्या हो जाए? टैली हो जाए। क्लियर है? अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको कैपिटल और ओल्ड रिजर्व भी गिवन नहीं होगा। ये आपको नहीं होगा, ये आपको गिवन नहीं होगा। अब आप बताओ, अगर ये गिवन नहीं है तो अब क्या बैलेंस शीट टैली हो सकती है? नहीं। अब बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो उस बैलेंस शीट को बोला जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट का क्या बनेगा? एक्सट्रैक्ट बनेगा। वो बैलेंस शीट का क्या है? एक्सट्रैक्ट होगा। और एक्सट्रैक्ट के अंदर कभी भी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि वो एक एक्सट्रैक्ट है, एक नमूना है, एक सैंपल है बैलेंस शीट का। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है बैलेंस शीट के लिए, हमें पता ही नहीं है कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। क्लियर है? तो याद रखना, यहां पे दो चीजें हैं, एक कैपिटल और ओल्ड रिजर्व की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो बैलेंस शीट का नाम दिया जाएगा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज, WIP रिजर्व को हम लाइबिलिटी साइड से हटाते हैं और बैलेंस शीट को टैली करना हो तो हमें सेम अमाउंट को एसेट साइड से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। इस वजह से हम एसेट साइड में माइनस करके दिखाते हैं WIP रिजर्व। क्लियर है? तो यानी यहां पर जो वर्क इन प्रोग्रेस की बेटा फिगर निकल के आएगी वो कैसे निकलेगी? तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव माइनस WIP रिजर्व। जो अमाउंट निकल कर आएगा वही अमाउंट क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। क्लियर है?